अच्छा जी, अभी के लिए हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था न्यूटन सेकंड लॉ की जो फॉर्म बनती है कि F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर। यहाँ तक हमने ये रीड आउट कर लिया था। अभी हम नेक्स्ट जो फर्दर अब इसका जो पार्ट टू है वो इंशाल्लाह यहाँ से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें आपका जो फार्मूला था उसके मुताबिक होता है F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें जी जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट था। ठीक है, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। M1 जो है वो एक बॉडी का मास था और M2 दूसरी पार्टिकुलर बॉडी का मास था, और आर स्क्वायर जो है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर था। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर आप इस चीज़ को देखें तो बड़ी वाज़ेह है कि M1 ये M2 इन दोनों के दरमियान आर का स्क्वायर, तो ये चीज़ है। और एफ ये किसके, ये सारी चीज़ बराबर किसके है, ये एफ के बराबर है, वो जो फोर्स जिसके से दोनों तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे अगली चीज़ ये है कि यहाँ पे जो जी है ना इस फार्मूले में, उसको कहते हैं जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और अगर यहाँ पे अगर आप देखें कि दोनों मैसेज जो हैं वो आइडेंटिकल हो, मतलब दोनों बॉडीज़ का मैस जो है वो इक्वल हो, बराबर हो, और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है और वो भी वन हो, यूनिटी हो, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये दोनों, ये एक दो ये तीन, तीनों वन वन हो गए, मतलब ये एक जैसे हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो जी है वो सिमिलरली किसके बराबर आ जाएगा, एफ की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब अगली चीज़ वो कह रहा है कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ईच ऑफ यूनिट मास हुज सेंटर और प्लेस यूनिट डिस्टेंस अपॉन। यानी कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो असल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर है दो बॉडीज के दरमियान, और उनका यूनिट मास है और उनके सेंटर के दरमियान जो फासला है वो भी यूनिट डिस्टेंस, मतलब कोई वो डिस्टेंस पार्टिकुलर नहीं ले रहा। वो कह रहा है जस्ट आप सिंपल रखने के लिए वो यूनिट डिस्टेंस कह रहा है। यूनिट डिस्टेंस 1 मीटर भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है और 1000 भी हो सकता है, सिंपल। अब यहाँ पे हमारे पास अगली चीज़ है कि जो इस जी की वैल्यू है, बाकी देखे सारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, ये जो जी की वैल्यू है ये डिटरमाइन की गई थी सबसे पहले कैवेंडिश एक एक्सपेरिमेंट एक बंदे ने किया था, उसका नाम था कैवेंडिश। कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट कहते हैं उसको, बहुत मशहूर है टोरिजिनल बैलेंस के साथ। ठीक है, टोरिजिनल बैलेंस के साथ उसने लेबॉर्ट्री में कुछ अरेंजमेंट्स करके ख़ास किस्म की, तो उसने इस जी की वैल्यू को फाइंड किया था, और ये जो जी की वैल्यू आई थी ये आई थी 6.67 इंटू 10⁻−11। इधर 11 है, 10⁻−11 न्यूटन मीटर पर केजी। तो ये आपके पास इस तरीके से कोई वैल्यू आई थी इसकी, या इसको आप डाइन सेंटीमीटर पर ग्राम टी सीजीएस सिस्टम में भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगली चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है कि इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो कैसे लिखा गया। तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि ये डायमेंशन इधर से ऐसे कैसे आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करें। हाँ जी, अच्छा इधर लिख लेते हैं। देखें, डायमेंशन निकालने के लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला है F इज इक्वल्स टू जी M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने डायमेंशन निकालनी है सिंपली जी की, लेकिन हम अभी हमें एफ की, एम की और आर स्क्वायर की डायमेंशन पता है, तो हम लिख लेते हैं। देखें आपके पास जो, वेट अ मिनट, जो एफ की डायमेंशन है वो होती है एम एल टी -2। ये क्योंकि एफ होता है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो मैस की होगी एम
और एल टी माइनस टू होगी एक्सेलरेशन की। तो ये हमारे पास इसकी आ गई, सॉरी एक्सेलरेशन फोर्स की। आगे जी तो हमने फाइंड करना है, इसको तो ऐसे ही रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो मैसेज की मैं इकट्ठी लिख रहा हूँ दोनों की, तो वो आ जाएगी एम पावर टू, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एल पावर टू। तो यहाँ तक हमने सिंपली इसको सॉर्ट आउट कर लिया है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, इक्वल चले लग गया, वो हो गया इक्वल, इक्वल हो गया। अभी इसको मैं थोड़ा सा और आगे करते हैं। अब देखें हमने जी की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली जी को एक साइड पे रखेंगे। और अब देखें आपके पास ये जो अरेंजमेंट ऐसे होगी कि ये एम स्क्वायर जो है वो इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा और एल स्क्वायर इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ, ब्रैकेट्स बाद में लगाते हैं। ये एम इस साइड वाला इधर ही रहा, ठीक है, एल टी और साथ में माइनस टू। ये वही चीज़ें हैं जो हमने हमारी पहले मौजूद थी, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रैकेट्स लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं है ब्रैकेट्स का, ठीक है। वेट अ मिनट, हाँ जी। अभी नेक्स्ट आपने देखना है कि ये जो एल एल स्क्वायर है इधर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल। तो हम लिख लेते हैं एल स्क्वायर और डिवाइड हो जाएगा जी एम स्क्वायर। मतलब सिंपली क्या किया है, अरेंज किया और कुछ भी नहीं किया। तो फर्दर आप चीज़ें देखें आसान हो गई हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा जी एम एल। अब देखें एल, ये आपके पास एल पावर टू है, ये एल पावर वन है, तो ये एल की पावर थ्री बन जाएगा, ठीक है। ये एल की पावर थ्री बन गया, ये टी की पावर माइनस टू आपके पास आ गया, ठीक है। और नीचे जो डिवाइड में है उसको अगले स्टेप में करते हैं, डिवाइड बाय एम पावर, ठीक हो गया। यहाँ पे इक्वल रह गया है, जी की इक्वल है, आपको पता है। अब आखिरी स्टेप हमारा है। अब देखें ये एम पावर माइनस टू है, जब ऊपर आएगा प्लस टू ऊपर आएगा माइनस का टू हो जाएगा। तो एम एम वन माइनस एम टू, यानी कि वन माइनस टू माइनस वन होता है। तो आपके पास जो जी की आएगी डायमेंशन वो इक्वल होगी एम पावर माइनस वन ब्रैकेट्स, आगे एल पावर थ्री और आगे टी। टी के साथ हमने बिल्कुल छेड़ा ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस फार्मूले में टी है ही नहीं। तो यहाँ पे देखें आपके पास वही निकल आई है, एम पावर माइनस वन, एल पावर थ्री और टी की पावर माइनस टू। तो इस तरीके से आप जो है वो डायमेंशन निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि जो जी की वैल्यू होती है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडीज। ये नेचर और साइज ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो बॉडी कैसी है और उसका बॉडी का साइज क्या है, छोटे से छोटी बड़े से बड़ी हर एक पे अप्लाई होती है। इट आल्सो डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज, यानी कि इन दोनों के दरमियान मीडियम क्या है, उनके दरमियान मीडियम एयर है, वाटर है, जो भी है वट एवर, ठीक है, या वैक्यूम है, उससे डिपेंड नहीं करता। As G is very small, hence gravitational force are very small unless one or both of mass is huge। अब अगली चीज़ ये है कि जो G की वैल्यू है वो बहुत छोटी होती है, इसलिए आपको जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो महसूस ही नहीं होती। जब तक दो बड़ी बॉडीज़ नहीं होंगी या एक बॉडीज़ बड़ी नहीं होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमें महसूस नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, इसको मैंने इसलिए पार्ट टू किया था ताकि ये चीज़ आपको समझा सकूँ। तो नेक्स्ट हम जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को